हर धड़कन के साथ उम्मीद का नया चिराग जलता है। हर धड़कन के साथ उम्मीद का नया चिराग जलता है। हर लम्हा माँ के अंदर एक नया जहां पलता है। लोग आसानी से कह देते हैं कि बहुत खूबसूरत सफ़र है, लेकिन असल इम्तिहान औरत को पता होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफ़ियत से होंगे और जो हमारे पास मौसम बदल रहा है या फिर बीच में जो डेंगू या इस तरह की जो हालात हैं उनमें से आप महफूज होंगे। लेकिन जो है ना, वो फ़र्ज़ करते हैं कि आपको या आपके प्यारों को कोई बीमारी है, तो उससे रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इनकी बुनियाद पर हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिमोट के एक क्लिक पर या फिर मेहरान क्लिनिक कराची के नाम से अगर आप यूट्यूब पर जो है वो टाइप करेंगे तो आपके सामने ये प्रोग्राम खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी बातचीत होती है माहिर डॉक्टरों से कि जो हमें बताते हैं कि कौन सी बीमारी है, उसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, या घर बैठे भी मुमकिन हो सकता है, या फिर जो एक बाकी कोई अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मेडिसिन इस तरह से होता है तो उनके थ्रू हो सकता है, या फिर वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारी यहाँ पे गुफ्तगू होती है। और आज भी हम इस तरह से जो है ना वो एक नया और जो है वो इंतहाई फ़ायदेमंद टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अच्छा, आम तौर पर ये तासुर दिया जाता है कि जो प्रेगनेंसी यानी हमल का दौरानिया होता है वो एक औरत के लिए बड़ा खूबसूरत सा मामला होता है। ना सिर्फ एक औरत के लिए बल्कि उनके पूरे ख़ानदान के लिए एक जो है ना खुशी का माहौल होता है। लेकिन इस जो है ना वो चीज़ में अगर प्रॉपर गाइडेंस ना हो, अवेयरनेस ना हो, तो वो फिर आगे चलकर जो है ना वो जब 9 महीने के बाद एक कहानी आती है, वो आ जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए या सी सेक्शन होना चाहिए। और उस वक्त फिर हमारा ये ख्याल ये रहता है कि जो है ना वो अब इनकी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, बल्कि 9 महीनों में जो लापरवाही की जाती है या प्रॉपर जो है ना वो एक ख्याल नहीं रखा जा सकता। तो उन तमाम चीज़ों का अगर हम पहले से ही अवेयरनेस जो है ना वो लोगों को दे दें और माहिर डॉक्टर की मौजूदगी में दे दें, तो मेरे हिसाब से वो जो है ना वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी और लोग उससे अपना ख्याल भी रखेंगे। आगे आने वाले वक्त में अगर वो चीज़ को करेंगे तो फिर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन का जो डिबेट होता है उस पर ज़्यादा बात नहीं होगी, क्योंकि हम सॉल्यूशन बेस्ड बात कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सिंध के सबसे बड़े हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल से डॉक्टर कायनात हमारे साथ मौजूद है। आपने माशाल्लाह से MBBS किया, उसके बाद स्पेशलाइजेशन जो की, अभी रेजिडेंट जो है वो FCPS जो है गायनी डिपार्टमेंट JPMC में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। शुरुआती तौर पर अगर मैं एक सवाल करूं कि एक वुमेन है, वो जब आपके पास आती है तो क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनमें आप देखते हो और देखने के बाद फिर आपका डिसीजन ये होता है कि आया ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि ये जो पेशेंट है इसको हमने जो है ना वो सी सेक्शन ही करना है, नहीं करेंगे तो बच्चे और माँ की जो है ना वो जान को खतरा है। तो सबसे पहले अगर हम उस माँ को एवेल्युएट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? मेडिकल तौर पर उसकी कोई इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, उनको किस तरह से रूल आउट किया जाता है? अच्छा, सबसे पहले जब हमारे पास एक पेशेंट प्रेज़ेंट करती है तो हम सबसे तो यही चाहते हैं कि वो पहले ही ट्राइमेस्टर में जो पहले के 3 महीने होते हैं उसमें हमारे पास प्रेज़ेंट हो, ताकि शुरुआत से ही हमें पता चल सके कि इस माह में आगे जाके क्या रिस्क हो सकते हैं और उसको हम कोशिश करें कि वो चीज़ें शुरुआत में ही कंट्रोल कर दी जाएँ, ताकि आखिरी जो डिलीवरी का टाइम हो वो सी सेक्शन या किसी और ऐसी ख़राब हालात की तरफ ना जाए। उसके बाद हमारे जो सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के मोस्टली जो डिसीजन होता है वो सिर्फ किसी एक बेसिस पे नहीं होता, उसको बनाने के उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि माँ के क्या पैरामीटर्स हैं, बच्चे के क्या पैरामीटर्स हैं और उसके अलावा लेबर के क्या पैरामीटर्स हैं। माँ के लिए कुछ अलग चीज़ें देखी जाती हैं, माँ ज़्यादा हाइपरटेंसिव अनकंट्रोल्ड बीपी के साथ तो नहीं है, कोई और चीज़ें तो नहीं है, अव्वल नाल नीचे तो नहीं है, बच्चा जो है बच्चे की चीज़ें देखी जाती हैं, बच्चा उल्टा तो नहीं है, कोई ट्रांसवर्स लाए में होता है जो कि आड़ा जिसको बोला जाता है, टेढ़े पोजीशन में है, या फिर बच्चे की जब लेबर का टाइम है उस टाइम पे बच्चे की सांस में बच्चे की जो उसको खून पहुँचाने वाली नलियाँ हैं उनमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। अचानक से भी कभी-कभी सी सेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। हो सकता है कि लेबर चल रहा हो एक नॉर्मली और बच्चा वो दर्द ना सह पा रहा हो और उसके धड़कन पे असर आने लगे, तो कभी अचानक से भी उसको इमरजेंसी सी सेक्शन की तरफ ले जाया जाता है। अच्छा, इसमें अगर जो है ना इस पर मैं ये बात पूछूं कि ये जो हमारा नॉर्मल डिलीवरी की और जो सी सेक्शन की डिबेट है, एक डॉक्टर होने की हैसियत से आप क्या समझती हैं कि क्यों ज़रूरी है?
ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि एक तो जो यहाँ की आवाम है माशाल्लाह से उनको नॉलेज बहुत कम है। अवेयरनेस अभी सोशल मीडिया के आने के बाद थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन उससे पहले तक के आवाम को यही लगता था कि सी सेक्शन की तो कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। हमें डॉक्टर जो हैं सिर्फ़ पैसों की वजह से सी सेक्शन की तरफ ला देते हैं। लेकिन उनको बताया जाएगा नॉट एवरी सी सेक्शन, हर सी सेक्शन ऐसा नहीं होता कि जो कि रोका जा सके। कोई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम पहले ही चेंज कर दिया जा सकता है। जैसे एक बच्चा आपका अगर आड़ा है, उसको हम टाइमली अगर देखा जाए तो उसको मैनेज करके अपनी पोजीशन पे लाया जा सकता है। उसमें भी कुछ खतरात होते हैं। हो सकता है कि उस चीज़ में भी आपका कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें ये चीज़ आप पे परफॉर्म ना की जा सके। लेकिन फिर बाद में अगर वो आखिर तक वैसे ही पैरामीटर्स रहते हैं तो फिर उसमें सी सेक्शन हो सकता है। माँ का कोई ज़्यादा खून छूट गया, अव्वल नाल टूट गई, कोई और मसला आ गया, तो उन चीज़ों में फिर हमें नॉर्मल डिलीवरी हम नहीं करवा सकते। लेकिन कई फिर हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कि कहते हैं हमें हर हालत में, भले बच्चा मर जाए, भले माँ मर जाए, हमें हर हालत में नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। तो ये लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी हो गया है इस टाइम पे, इसलिए ये जो डिस्कशन है हमारी फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन-कौन से कॉजेज़ हैं, कौन-कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी से सी सेक्शन तक औरत को लेके जाते हैं? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि कोई एक पैरामीटर नहीं है। हम देखेंगे कि माँ को शुरुआत से हम लोग चेकअप करते हुए आएँगे। माँ के अंदर क्या-क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं, उनके जब हम आखिरी टाइम है, उस टाइम भी उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, इतना बढ़ जाता है किसी-किसी सूरत में कि उनको झटके पड़ सकते हैं। उसमें ना सिर्फ माँ की जान जा सकती है, उसमें बच्चे की जान भी जा सकती है। उनकी अवलनाल जो है एक अपनी जगह पे जब बच्चेदानी होती है, उसमें किसी जगह पे अटैच होती है। वो जो अटैच है वहाँ से वो टूट गई और फिर उसको बच्चे को भी नुकसान होगा और वहाँ से ब्लीडिंग की वजह से फिर माँ को भी नुकसान होगा। कई और वजूहात होती हैं, जैसे फिर अवल नाल जो है वो बच्चेदानी के मुँह पे आ जाती है, जहाँ से बच्चे को नीचे की तरफ आना है। लेकिन बच्चे से पहले जो है अवल नाल है, तो हम वहाँ पे जो है सी सेक्शन लाज़मी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनकी पहले से सी सेक्शन किया होता है और उसके बाद उनकी प्लेसेंटा की पोजीशन जो है ऐसी हो जाती है कि वो अपनी बच्चेदानी में जुड़ जाती है, उसके अंदर तक चली जाती है, तो फिर वहाँ भी सी सेक्शन लाज़मी हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि बच्चे के डिस्ट्रेस, अगर बच्चा जो है ज़्यादा ज़ोर नहीं सह पा रहा, माँ के दिल के हालात सही नहीं है, वो कार्डिक पेशेंट है, वो ज़्यादा तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तो ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से सी तो सेक्शन की तरफ ये जाया जो जाता है। तमाम आपने रिस्क फैक्टर्स इसके कॉजेज़ बताए, तो क्या इसमें औरत का अपना ही जो है वो मतलब एक जिम्मे जैसे कहूँ कि उनकी वजह से होती है, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर इस तरह से जो है वो कहा जाए कि कुछ ऐसी ज़रूरी हिदायत होती हैं जो कि फ़ीमेल उन पर जो है वो अमल नहीं करती, तो उसकी वजह से वो हो जाता है, या फिर कभी-कभार इस तरह से होता है कि उस पे इंसान का तो बिल्कुल बस ही नहीं चलता, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कोई उस पे कॉज़ ही नहीं होता, ये तो अल्लाह की तरफ से वो सब चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अल्लाह की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से सी सेक्शन की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन कई बार हमें खुद भी ख्याल रखना होता है। जैसे आपका अगर एक बार ऑपरेशन हो चुका है किसी भी वजह से और अगले बच्चे करने में आपको कम से कम 2 साल का वक्फा ज़रूर करना पड़ेगा। उसकी वजह से जब बच्चेदानी आपकी ऑलरेडी एक कमज़ोर है, पूरी तरह से हील नहीं हुई, उससे पहले ही आप कंसीव कर लेंगे, आपकी बच्चेदानी एक्सपेंड होगी, तो जो आपका एक पूरा कट लगा है, एक बच्चेदानी एक उज़्वा है जिसको आपने काटा है, उसके वो टाँके फिर नरम हो जाते हैं, वो खुलने लग जाते हैं। वहाँ पे ऑपरेशन करना वक़्त से पहले ज़रूरी हो जाता है। फिर हमें जो है ऑपरेशन भी करना पड़ता है, उसमें बच्चे की जान को भी खतरा हो जाता है, माँ की जान को भी खतरा हो जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनमें फिर हमें खुद को भी औरत को खुद को ख्याल रखना पड़ता है उन चीज़ों का। सही। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात है कि जब भी एक कोई भी पेशेंट है वो आके एडमिट होते हैं और उनके लिए जो होता है तो काफ़ी सारे ख़ानदान और उनका भी इसरार किया जाता है कि जी, इनकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। जी। तो जब उनको बताया ये जाता है कि भई इनका जो है वो अब ऑपरेशन या सी सेक्शन ही होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है, तो वो एक डिसीजन जो है वो डॉक्टर्स के लिए, जो ख़ानदान है, एक माँ है, लोग हैं, उनके लिए तो होता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जिसका ऑपरेशन होने जा रहा है वो भी एक फ़ीमेल है।
जी। आप भी या फिर हमारे जो भी हमारे ऑब्स गायनी के जो है वो डॉक्टर्स होते हैं, मेजॉरिटी वही फीमेल है। हमारे मुआशरे में तो होती ही फीमेल है खैर। तो क्या उनके लिए भी वो मुश्किल डिसीजन होता है? क्योंकि एक औरत जानबूझकर तो जाहिर सी बात है किसी औरत को उसमें नुकसान या उन तमाम चीज़ों की तरफ तो नहीं लेके जा सकती। तो उस वक्त एक फीमेल होने की हैसियत से एक ओबीजी वाइन जो है हमारे पास, उनका जो है ना वो क्या तासुरात होते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, उनके लिए भी वो इतना मुश्किल डिसीजन होता है या आप लोग बआसानी से वो चीज़ कर लेते हैं? बआसानी तो ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं होता, सीधी बात है, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी डॉक्टर हैं, चाहे अगले को हम बेहिस लग रहे हों, लेकिन हमें एक खुद को काम कंपोज़ रखना पड़ता है, हमें भी तकलीफ़ होती है। एक पेशेंट अगर हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, जिसमें बहुत ही कम मॉर्बिडिटी उसकी हो सकती है, तो उसकी जगह पे जब उसका सिज़ेरियन सेक्शन कोई एक बड़ा ऑपरेशन है, कोई नॉर्मल ऑपरेशन तो नहीं है, उसमें पूरी हम एब्डोमेन की 7 लेयर्स काटते हैं, एक औज़ा है उसको काटते हैं, एक झिल्ली उसमें आती है वो काटते हैं, उसके बाद जाके बच्चा निकलता है, फिर वो सारी चीज़ें सीनी पड़ती हैं। उसके अलग-अलग फिर जो है नुकसानात भी हो सकते हैं बाद में जाके, आगे जाके वो उसमें नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा ऑब्वियसली मसले करवाते हैं। तो हम भी नहीं चाहते कि कोई भी इंसान वो उस तकलीफ से उन चीज़ों से आगे बर्दाश्त करे। तो हमें भी उस चीज़ के लिए और एक चीज़ कि वो जब हम देख सकते हैं कि एक औरत जो नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती थी और वो सी सेक्शन पे एंड अप हो रही है किसी भी रीज़न की वजह से, उसमें चाहे किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंस हो, उसमें बहरहाल चाहे डॉक्टर, हमारी पेशेंट ये की। जो है वो गुफ्तगू जारी है। हम इंशाल्लाह इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। यहाँ पे नाजरीन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात चल रही थी कि आया जो सी सेक्शन का डिसीजन होता है वो एक ख़ानदान के लिए, उस जो है वो वुमेन के लिए, या फिर जो है वो उनके जो खामंद है यानी हस्बैंड है उनके लिए वो एक मुश्किल सा डिसीजन होता है। या कभी कभार इस तरह से होता है कि डॉक्टर ने पूरे 9 माह में जब उनके पास पेशेंट आ रही थी तो उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया था कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी क्योंकि इस तरह से कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन वो केस एंड अप कहाँ पे होता है कि भाई उसका सी सेक्शन ही होना चाहिए। तो क्या ये सारी चीज़ें एक फीमेल डॉक्टर के लिए भी जो है वो तकलीफ ज़दा होती है? क्या उनको भी इस मामले का होता है? और डॉक्टर साहिबा, आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिएगा कि एक फीमेल डॉक्टर को इस मामले में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और कभी कभी आपको भी कोई ऐसा एहसास होता है कि काश अगर ये चीज़ ना हुई होती तो जो है वो हमें इनका भी जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी करनी पड़ती। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम भी यही चाह रहे होते हैं कि जितना हो सके हम नॉर्मल डिलीवरी ही पेशेंट को करवाएं। जैसे भी कोई पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमारे माइंड एक पूरा सेट होता है कि ये वाले पेशेंट की हमने नॉर्मल डिलीवरी एनी हाउ करवानी है। कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि नॉन विलिंग होते हैं कि नहीं हमें सी सेक्शन ही करवाना है, उस पर भी हमें बहुत सी काउंसलिंग उनकी करनी पड़ती है कि क्यों आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्यों सी सेक्शन आपको नहीं करवाना चाहिए, आगे जाके आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस होगी, उनका माइंडसेट बनाना, उनके घर वालों का माइंडसेट बनाना, वो भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा होता है, चाहे वो लेबर के ड्यूरिंग कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जाए या तो फिर पेशेंट खुद विलिंग ना हो पाए, वहाँ भी कई बार हम खुद को भी एक फेल इसको मानते हैं कि हम क्यों नहीं करवा पाए इनकी नॉर्मल डिलीवरी। हम भी यही चाह रहे होते हैं, कोई भी पेशेंट हो हमारा, हम उनका भला ही चाहेंगे। तो उसी हिसाब से हम भी यही चाह रहे होते हैं कि जितना हो सके हम नॉर्मल डिलीवरी को ही ज़्यादा रुझान रखें, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ और सी सेक्शन की तरफ ना जाएं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसके बाद तो एक नॉर्मल डिलीवरी हो ही सकती है, ये सही है। बात तो बिल्कुल जो है ना वो कंफर्म है। लेकिन क्या एक मर्तबा अगर सी सेक्शन हुआ तो दोबारा से वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, या फिर आगे उनका जो है ना वो सी सेक्शन ही होता है? या फिर मजीद अगर थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछूं कि कितनी मर्तबा सी सेक्शन होता है तो उसके बाद फिर जो है वो सी सेक्शन ही करवाना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाया ही नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू रिसेंट मेडिकल गाइडलाइंस? अच्छा, जैसे आपने पूछा कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद नॉर्मल तो हो सकती है, लाज़मी नहीं है। कई बार अगली प्रेगनेंसी में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि आप नॉर्मल के बाद सिज़ेरियन पे आ जाएँ। लेकिन ये है कि अगर आपने एक बार सी सेक्शन करवा लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार भी आपका सी सेक्शन ही हो। सी सेक्शन के बाद भी अगर आपने अपने आप सही से केयर की है, आपका स्कार सही से हील हो गया है, आपकी सही से जो है ना आपने अपनी प्रेगनेंसीज़ में इंटरवल दिया है, वक़्फ़ा दिया है, तो उसके बाद
फिर आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं, अनलेस आपका पहले का जो ऑपरेशन हुआ है वो किसी ऐसी वजह की वजह से नहीं है कि उसकी वजह से आपको अभी दोबारा से वो चांसेस हो सकते हैं, जैसे किसी की बच्चेदानी अल्लाह ना करे फट जाना, उसके बाद अगर सी सेक्शन हुआ है तो फिर दोबारा से हम उसको नॉर्मल के ट्राई नहीं देंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि वो फट सकती हैं। उसके बावजूद जैसे कुछ पेशेंट्स होती हैं जो कि वक्फा कम रखती हैं अपने बच्चों के बीच में, तो उसमें भी सी सेक्शन का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपके टांके इतनी अच्छी तरह से हील नहीं हुए होते कि आप जो है दोबारा से नॉर्मल के दर्दें ले सकें। एक जो नॉर्मल के लिए हमें पुश चाहिए होता है उस सब में, और बच्चे के साथ जैसे हमारी बच्चेदानी फैलती है उस सब में बच्चेदानी बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। और हाँ, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि आप जो है 1 सेक्शन या 2 सेक्शन या 3 सेक्शन के बाद जो है ना नॉर्मल करवा सकते हैं। मोस्टली पहले सेक्शन के बाद अगर आपका जो है ना कॉम्प्लिकेशंस ऐसी नहीं थी तो हम नॉर्मल की ज़रूर ट्राई करते हैं, और यही गाइडलाइंस में भी है कि आपको जो है ना ट्राई करना है, अगर तो सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं तो हम नॉर्मल करवा के और अगर अल्लाह ना करे कोई और कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर सी सेक्शन की तरफ तो जाया इसमें जाता है। क्या क्या एहतियात करना बहुत ज़रूरी है? अगर एक मरतबा किसी फीमेल का सी सेक्शन हुआ तो घर पर जाने के बाद या फिर इस टाइम पीरियड के दौरान, एक तो आपने ये वाली बात बता दी कि उनमें जो है ना वो एक प्रेगनेंसी के उसमें बीच में एक वक्फा देना चाहिए, यानी कंट्रासेप्टिव्स जो है ना वो लेनी चाहिए, लेकिन उनके अलावा ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनको एक ख़ानदान खुद भी ख्याल करे कि अगर इस बार सी सेक्शन हुआ है तो हो सकता है कि आगे चलकर जो है वो ये नॉर्मल डिलीवरी जो है ना वो हो सकती है, तो वो क्या क्या और चीज़ें हैं जो कि एक फ़ीमेल को और ख़ानदान को खुद को ख्याल रखना चाहिए? देखिए ना, सिर्फ एक सेक्शन के बाद बल्कि उससे पहले भी जब जब भी प्रेग्नेंट होती है एक पेशेंट, तो पूरे खानदान को, उनके फैमिली वालों को उनका पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। उनकी हेल्थ, उनकी जैसे यहाँ पे अक्सर पाकिस्तान में देखा गया है या मोस्टली जैसे हम कराची सिंध वगैरह में हम देखते हैं, कई बार ऐसी पेशेंट्स हमारे पास पहुंचती हैं जिनमें बिल्कुल खून की कमी हो जाती है, हमें खून लगाना लाजमी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब हम खून लगाने के लिए कहते हैं तो घर वाले कहते हैं नहीं, हम लोग घर पे ख्याल रख लेंगे और सही हो जाएंगी। भाई, अगर आपने घर पे इतना अच्छा ख्याल रखा होता तो पेशेंट इस कंडीशन पे ना पहुंचती। पेशेंट की पूरी प्रेगनेंसी में आपको ख्याल रखना है, ना सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद। और कई बार प्रेगनेंसी के बाद ऐसा होता है कि पेशेंट डिप्रेशन में चली जाती है, उसकी भी कई वजूहत हैं जिसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे होने के बाद जो है कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो माँ की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। और जहाँ जब हमारे पास एक सिजेरियन सेक्शन करा के पेशेंट डिस्चार्ज हो रही होती है, उसको पूरी चीज़ें ख्याल कैसे रखना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है नहीं चढ़नी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या खाना है, अपनी प्रोटीन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है ताकि वो आपके टाँके वगैरह अच्छे से हील करें, शुगर कंट्रोल अच्छी रखनी है, ये सारी चीज़ें उनको समझा के फिर डिस्चार्ज किया जाता है। वही चीज़ें उनके घर वालों को भी करनी चाहिए। उनको, उनका सिर्फ ये नहीं है कि आपका एक नॉर्मल डिलीवरी जब हो जाती है तो पेशेंट हमने इतना जल्दी हील होते हुए देखे हैं कि वो ऑन द स्पॉट जब डिलीवरी के 5-10 मिनट बाद उठ के खुद को रेडी कर रही होती हैं और जाके बेबी को फीड करवा रही होती हैं। सी सेक्शन में भी हीलिंग तो हो जाती है लेकिन उतनी जल्दी नहीं होती, तो वो जो टाइम पीरियड है उसमें उनका बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, उनकी सेहत का ख्याल रखना है, उनका खाना पीना अच्छा रखना है, वाटर इनटेक ज़्यादा रखना है, अच्छी सी हाइड्रेशन हो, बच्चे को दूध पिलाते टाइम और ये सब चीज़ों में बच्चे और माँ की बॉन्डिंग के लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, किस हद तक जो हमारा सी सेक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड है? मतलब हमारे यहाँ लोगों में तो तासुरात इतने हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक डॉक्टर होने की हैसियत से आप समझती हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और जो है वो इससे रिलेटेड लोगों के माइंड में जो एक मिथ्स हैं या फिर गलत तासुरात हैं वो कितनी हद तक हैं? अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड एज एन आप सी सेक्शन को प्रोसीजर को ये समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक पूरी आपकी शुरू से स्किन से लेके अंदर बच्चे तक पूरी लेयर्स काटी जाती हैं और उन पूरी को दोबारा से सिया जाता है। तो वो चीज़ें जब अब हो रही होती हैं, हम एक पूरा पेट खोल रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक औज़ा तो नहीं है कि सिर्फ बच्चेदानी है उसी को खोला गया और उसको बंद कर दिया गया और सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। जब आप एक पूरे इंसान को खोल रहे हैं पूरी तरह से, उसके अंदर और भी औज़ा हैं, उसके अंदर गट है हमारी जिसको वो करीब होती है बिल्कुल, मसाना है वो बहुत करीब होता है, कई बार ऐसा होता है कि उनमें इंजरी हो सकती है, उनके लिए मसला हो सकता है।
कोई और चीज़ें, जैसे हम ऑपरेशन जितने आप ज़्यादा करवाते जाएँगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस आपकी बढ़ती जाएँगी। इस तरह के जो अज़ा होंगे आपके, वो उन चीज़ों से चिपक सकते हैं। वो एक नॉर्मल वे से तो नहीं हो रहा ना। जब आप एक एक्सटर्नल चीज़ अपने जिस्म के अंदर दाखिल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपस में चिपक सकती हैं, जुड़ सकती हैं। तो जैसे-जैसे हम सी सेक्शन करवाते जाएँगे एक के बाद एक, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं। इसी वजह से हम कई बार पेशेंट जब 3 से ऊपर जा रही होती हैं, 4 से ऊपर जा रही होती है, तो हम उनको मना कर देते हैं कि प्लीज़ इससे ज़्यादा आप ऑपरेशन ना करवाएँ। जितना आप ज़्यादा बच्चे करेंगे, जितने आप ज़्यादा ऑपरेशन करवाएँगे, तो उतने आपके लिए तकलीफ़ात बढ़ती जाएँगी। आपके एक बार ऑपरेशन हो गया, बच्चेदानी का एक नॉर्मल तो नहीं रहा ना स्ट्रक्चर, उसके बाद उसमें पूरा एक कट लगा है, उसमें टाँके लगे हैं, 2 बार वो बच्चेदानी पूरी सी जाती है। 1 लेयर में नहीं, 2 लेयर में जुड़ती है। तो उसको जो है उस जगह पे नई बच्चेदानी में जब बच्चेदानी में एक नया एक प्लेसेंटा लगता है, अव्वल नाल लगती है, तो उसको पोज़ीशन होने में कई बार मसला होता है। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक कट लगा हुआ है, तो वो कई बार उस कट में उसमें जुड़ जाता है, वो फैल जाता है, वो कई बार मसाने तक फैल जाता है। इतना कि माँ के लिए बच्चेदानी निकालना ही सेफ रहता है, और उसमें भी कई बार इतना खून भी बह सकता है कि माँ की जान के लिए भी खतरा हो सकता है। तो हम इसलिए बहुत उनको काउंसल करते हैं कि जितना हो सके ऑपरेशन की तरफ कम जाएं, जितना हो सके फिर आप अपनी फैमिली प्लानिंग अच्छे से करें, इंटरवल करें। और बच्चे का जब आप करवा रहे हैं, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए ऑपरेशन, तो बस बंद करवा दें। जो बच्चे हैं उनको भी पालने के लिए माँ चाहिए। अगर आप ही नहीं रहेंगी और बच्चे लाके दुनिया में क्या करना है फिर आपने? बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारी जो है वो गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़े रहें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात चल रही थी कि सी सेक्शन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि क्या जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की जाती है तो उसमें औरत को क्या क्या रिस्पेक्ट जो है ना वो रिस्क होते हैं। बेबी के लिए कोई इस तरह से चीज़ें हैं कि जो उनके लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो डॉक्टर कायनात, आप मुझे ये बताइएगा कि सी सेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस, इन पर तो हमने बात की, लेकिन एक नॉर्मल डिलीवरी की भी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए चूँकि एक ये अल्लाह की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ नेचुरल प्रोसेस है, तो ज़्यादातर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती नहीं है, अनलेस एक इंसान खुद अपना ख़्याल ना रखे। कई बार पेशेंट जो होता है वो अपनी केयर छोड़ देता है, खुद का सफाई रखना, खुद की हेल्थ को ध्यान देना, खाना-पीना अपना ठीक से ना करना, तो ये सब चीज़ें उस पे इफ़ेक्ट करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी एक एपिज़ोटमी जिसको बोला जाता है, एक छोटा कट लगाया जाता है, जिसको यहाँ पे आम ज़ुबान में छोटा ऑपरेशन भी कहते हैं, तो वो भी होता है। उसका भी ख़्याल रखना पेशेंट की खुद की ज़िम्मेदारी होती है, उन टाँकों को रोज़ साफ़ करना। और दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया कि पहले भी सी सेक्शन के दौरान भी, सी सेक्शन के बाद भी माँ पे एक डिप्रेशन का फेज़ आ सकता है। उसी तरह नॉर्मल डिलीवरी भी एक पोस्टपार्टम पीरियड के लिए, उसमें भी एक माँ के ऊपर डिप्रेशन का फेज़ आ सकता है। तो इसमें क्या बच्चे को भी कोई जो है वो मुश्किलात होती हैं, या नॉर्मल डिलीवरी में उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती जितना सी सेक्शन में होती हैं? अच्छा, बच्चे के लिए भी ये है, चाहे वो सी सेक्शन का हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी का हो, अनलेस बच्चा एक हेल्दी है, तो उसको इतनी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना होंगी। हाँ, ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद उसकी जो है ना सांस लेने की ताकत वगैरह वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन। वहाँ भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको वो पुश नहीं मिल रहा होता, तो फिर हो सकता है कि उनके लिए कभी-कभार ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद अनलेस आपका बच्चा वैसे बाकी चीज़ों में ठीक है, तो उसको सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर एक ये चीज़ भी है कि काफ़ी सारे लोगों के जहन में मिथ्स भी हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमने की भी सही। कुछ गैर ज़रूरी ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं कि जो फैमिली थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच रही होती है, जबकि उनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। तो ऐसी कोई मिथ्स या फिर जो गलत तासुरात लोगों के माइंड में हो, ये भी होता है? या फिर जो लोग आपके पास चीज़ें लेकर आते हैं वो उनका भी एक्चुअली जो है ना वो एक रियलिस्टिक वे में उनके भी खदशात होते हैं, और जिनको आगे होते हुए भी कभी कभार देखा जाता है? अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया, जिनको ये लग रहा होता है कि डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से ही सी सेक्शन कर रहे हैं और ऐसा कुछ है नहीं।
और जब गांव वगैरह में हो सकती हैं नॉर्मल डिलीवरीज, तो यहाँ पे सी सेक्शन ज्यादा क्यों हो रहे हैं? लेकिन आपके पास ये डेटा, ये रिपोर्ट नहीं है कि गांव वगैरह में जो नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं उसके बाद कितनी औरतें जिंदा बच भी रही हैं। उसी तरह नॉर्मल डिलीवरी भी एक पोस्टमार्टम पीरियड के लिए, उसमें इतनी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना होंगी। ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनको वो पुश नहीं मिल रहा होता, तो फिर हो सकता है कि उनके लिए कभी कभी। अच्छा, यहाँ पर एक ये चीज़ भी है कि काफ़ी सारे लोगों के जहन में मिथ्स भी हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमने की भी सही, कुछ गैर ज़रूरी ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं कि जो फैमिली थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच रही होती है जबकि उनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। तो ऐसी कोई मिथ्स या फिर जो गलत तासुरात लोगों के माइंड में हो, ये भी होता है? या फिर जो लोग आपके पास चीज़ें लेकर आते हैं वो उनका भी एक्चुअली जो है ना वो एक रियलिस्टिक वे में उनके भी खदशात होते हैं और जिनको आगे होते हुए भी कभी कभार देखा जाता है? अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया, जिनको ये लग रहा होता है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से ही सी सेक्शन कर रहे हैं और ऐसा कुछ है नहीं। और जब गांव वगैरह में हो सकती हैं नॉर्मल डिलीवरीज, तो यहाँ पे सी सेक्शन ज्यादा क्यों हो रहे हैं? लेकिन आपके पास ये डेटा, ये रिपोर्ट नहीं है कि गांव वगैरह में जो नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं उसके बाद कितनी औरतें जिंदा बच भी रही हैं, उनके साथ कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, उनके साथ क्या क्या मामलात हो रहे हैं। जब वो बिगड़ के खराब होके हमारे पास यहाँ आके पहुंचती हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि भाई ये चीजें वो लोग करवा चुके हैं। कई बार ऐसा होता है, कोई घर में बड़े बूढ़े होते हैं जो कि उनको नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए माओ को कई बार ऐसे नुस्खे बता रहे होते हैं कि ये करो और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन वो चीजें बच्चे पे प्रेशर डाल रही होती हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जैसे उनको गर्म घी पिला देना, कोई गर्म दूध में ऐसी चीजें मिला के पिला देना कि इससे जो है कैस्टर ऑयल दे देना। इनसे जो है ना वो चाह रहे होते हैं कि भाई उनके दर्द शुरू हो जाएंगे और जो है ना बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। उनको ये नहीं पता होता कि उनकी जो है प्लेसेंटल कंडीशन क्या है, उनके बच्चेदानी का मुंह खुला है नहीं खुला, उनका कोई और मसला तो नहीं है। एक जगह आप जब देखेंगे कि आपका रास्ता ही बंद है और उसको आप प्रेस करते रहेंगे, तो ये तो बच्चे पे और नुकसानात होंगे। ऐसी कंडीशंस में जो है बच्चे जो है पेट में पॉटी कर देते हैं, बच्चे का सांस बंद हो जाता है और उसके बाद वो लोग आके फिर डॉक्टर से लड़ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा आपने नॉर्मल नहीं करवाया, और जो है ना, या फिर बच्चे को कुछ हो गया तो उस पे भी वो लोग फिर डॉक्टर के पास आ जाते हैं, भाई हमारे बच्चे को क्यों कुछ हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहबा, वैसे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन करवाने के लिए लोगों के तो यही तासुरात होते हैं कि भाई वो कमाने के लिए किया जा रहा है। जिना हॉस्पिटल में आप माशाल्लाह से काम करती हैं, वहाँ पर तो इस चीज़ का कोई खर्चा नहीं होता। तो उस वक्त लोग क्या डर और क्या चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, इनकी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, सी सेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो कोई पेस से या इस तरह से तो चीज़ें नहीं ली जाती। तो उस वक्त लोगों के क्या खदशात होते हैं? कई ऑर्थोडॉक्स ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि मतलब ये नॉर्मल डिलीवरी ही एक चांस है, कुछ भी हो किसी भी हालात में हमारी औरत की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। लेकिन उनको जब काउंसिल किया जाए अच्छे से, तो फिर हो सकता है उनको समझ में आ जाए कि हम ऑपरेशन अगर कर भी रहे हैं किसी का, तो वो क्यों कर रहे हैं। अक्सर हमारे पास जिना में भी ऐसे ही होते हैं पेशेंट्स जो कि जो है ना वो आ रहे होते हैं दूसरी जगहों से, कहीं भी अनबुक्ड होते हैं, कहीं भी उन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया होता, कहीं भी विजिट नहीं किया होता। शुरुआत से वो लोग अपने घर पे अपनी प्रेगनेंसी पूरी करके और फिर हमारे पास आ रहे होते हैं। उस टाइम पे उनकी क्या कंडीशन है, बच्चे की क्या कंडीशन है, वो सब देख के फिर हम लोग जो है ना उनका डिसीजन बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके पहले से ऑपरेशन किए हुए होते हैं और वो आखिरी टाइम पे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारा जो है ना अभी क्या करना है, तो फिर उनका भी अक्सर ऑपरेशन पे ही एंड अप होते हैं। तो उनको भी हमें काउंसिल करना पड़ता है कई बार कि हम ऑपरेशन अगर कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सिर्फ इंसिजन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो कोई एपिड्यूरल देते हैं या फिर जो एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो भी एक माँ के लिए या बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं? अच्छा, एनेस्थीसिया या फिर स्पाइनल जो हम नॉर्मली सी सेक्शन में जो लगाते हैं, स्पाइनल के लिए हम प्रेफर करते हैं, तो उसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन एज सच नहीं होती, अनलेस अनलेस आप जो है ना एक अनट्रेंड कोई लगा रहा है, कोई हाई स्पाइनल हो गया, तो वहाँ पे उसके असरात हो सकते हैं। लेकिन चूंकि यूजुअली ऐसी कोई प्रैक्टिस शुक्र है अल्लाह का पाकिस्तान में है नहीं, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। वरना स्पाइनल से इटसेल्फ किसी भी एनेस्थीसिया से, एपिड्यूरल से माँ पे या बच्चे पे ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं। एपिड्यूरल यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट सेटअप्स में ऑब्वियसली कम है, लेकिन प्राइवेट वगैरह में नॉर्मल डिलीवरीज के लिए भी एपिड्यूरल दिया जाता है। उससे हो सकता है कि आपका लेबर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाए, थोड़ा ज्यादा टाइम ले डिलीवर होने में, लेकिन उसका माँ या बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं होता।
आखिरी जो मैसेज है आपकी तरफ से वो हमारे नाज़रीन के लिए क्या होगा कि जो पूरी हमने डिस्कशन की इसमें ये है कि उनको क्या समझना चाहिए और आगे क्या ऐसे जो है ना वो चीज़ों को करें ताकि फिर जो है वो एक बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम मैसेज देंगे तो हो सकता है कि हमारे नाज़रीन के लिए ये चीज़ हो जाए कि वो अस्पताल में आके डॉक्टर के साथ जो आर्ग्यूमेंट करते हैं पहले ही वो खुद उन तमाम चीज़ों को जो है ना वो रिस्क जो होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनको कहते हैं उनको अगर वो सही करेंगे तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो इन तमाम चीज़ों को ना मद्देनज़र रखते हुए आपका आखिरी क्या मैसेज होगा हमारे नाजरीन के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी जो भी प्रेग्नेंट औरतें हैं, वो अपना फर्स्ट विज़िट शुरू के 3 महीनों में ही करवाएँ। जितना जल्दी आप अपना विज़िट करेंगे, जितना जल्दी आपकी जो पुराने रिस्क फैक्टर्स वग़ैरह हमें पता चल जाएँगे, तो उतना ही आपके लिए आगे के लिए आसानी होगी। उसी हिसाब से फिर हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कब-कब विज़िट करना है, क्या खाना है, क्या चीज़ें करनी है, कौन-सी लैब्स वग़ैरह करवानी है। और दूसरा उनके घरवालों के लिए कि खुदारा प्लीज़ अपनी प्रेग्नेंट औरतों का, ना सिर्फ़ प्रेग्नेंट का बल्कि ओवरऑल अपने घर की औरतों का प्लीज़ ख़्याल रखें। उनके खाने-पीने का और उनके लिए जब वो डिलीवर कर चुकी होती हैं तो वो फ़ेज़ पूरा एक फ़ैमिली का उनके बच्चे की तरफ रुझान हो जाता है और वहाँ पे जो एक औरत है जो इतनी तकलीफ़ सह के आई हुई है, उसकी तरफ से पूरा ध्यान हट जाता है। तो उनका बहुत अच्छे से ख़्याल रखें, उनके खाने-पीने का ख़्याल रखें, उनके एक्सरसाइज़ वग़ैरह के उसके लिए ख़्याल रखें। और सिर्फ डिलीवरी हो गई वहाँ से आपको घर नहीं चले जाना है, उसके बाद भी एटलीस्ट एक बार आप अपने डॉक्टर को आके दोबारा से चेकअप करवाएं कि सब कुछ अभी ठीक है कि नहीं है, अभी हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, कोई ऐसे मेयर्स तो नहीं है जो हमें अभी लेने चाहिए। क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी इंडिविजुअलाइज्ड होती है, हर एक प्रेगनेंसी अलग तरह की है, हर एक के अलग कॉम्प्लिकेशन है, हर एक के अलग रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो बच्चे के लिए हो चाहे वो माँ के लिए हो। आपको हर एक प्रेगनेंसी को उस तरह से लेना है और हर प्रेगनेंसी में आके आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में आई। और नाजरीन अगर मुख्तसरन तौर पर आपको मैं बताऊं कि आज के इस पूरे प्रोग्राम में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले तो ये किया कि जो सी सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें थी कि क्या मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़रूरी होती हैं कि अगर हम पहले वो करें तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो सकती है। फिर हमने ये वाली बात भी की कि जो है वो एक डॉक्टर के लिए भी वो थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल जो है ना वो एक सफ़र होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डॉक्टर और पेशेंट का बॉन्ड भी बहुत अच्छे से बनता है। फीमेल ही डॉक्टर हैं जो कि वो कर रही हैं तो वो भी एक औरत का दर्द समझ सकती हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह से होता है। शर्त ये है कि वो पढ़े लिखे डॉक्टर हों, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह से है कि जो कि क्वेक्स हैं इस तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं तो खैर उनमें वो एहसास नहीं होता, लेकिन अगर MBBS पढ़ा लिखा जो बंदा है उसमें इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ना एहसास पहले पैदा होता है, उसके बाद ही वो तमाम जो है ना वो चीज़ें होती हैं, उसका प्रोफेशन और वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन एक मज़े की चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहूँगा, वो यही है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए तो ये तासुर माइंड में बना सकते हैं कि वो कमाने के लिए सी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हम अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी देखें जो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, खासतौर पर जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे भी सी सेक्शन हो रहा होता है। हालांकि वहाँ पे आपका 1 रुपया भी जो है वो नहीं लग रहा होता है, फिर बहुत कम पैसे लग रहे होते हैं जो कि मतलब ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी सी सेक्शन होता है। उसका मतलब क्या है कि उस वक्त डॉक्टर के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो आपकी बात को माने या फिर बच्चे और माँ की जो है ना वो ज़िंदगी को बचा ले। तो बहुत जो इसमें से आपके लिए मैं कहूँगा कि होम टेक मैसेज है वो यही है कि सबसे पहले जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो औरत का ख्याल रखें, और औरत है वो कोई मशीन नहीं है, क्योंकि अगर वो इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी तो एक डॉक्टर साहिबा ने बीच में बड़ी अच्छी सी बात कही, जो बच्चे ऑलरेडी पैदा हुए हुए हैं उनके लिए फिर उनका ख्याल कौन रखेगा। एक औरत की पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ माँ की जिम्मेदारी भी नहीं होती, बल्कि हमारे मुआशरे में तो और भी बहुत सारी उन पर जिम्मेदारियाँ होती है। तो इन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि उस वक्त डॉक्टर को प्रेशराइज करने से या फिर आसान अल्फाज में कहूँ सिफारिश कराने से जो है ना वो हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन उस वक्त इस चीज़ को भूल जाते हैं कि औरत की जान बचाना और जो बेबी है उनकी भी जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम समझेंगे तो हमें उन तमाम चीज़ों की जो है ना वो होता है। पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, वो जानबूझकर नॉर्मल डिलीवरी से जो है ना सी सेक्शन की तरफ नहीं जाता, लेकिन उस वक्त कॉम्प्लिकेशन इस तरह से होती है कि वो डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होता और डॉक्टर को सोच समझ कर वो डिसीजन लेना होता है। बहरहाल इस तरह की जो है ना वो चीज़ें इंशाल्लाह फिर आने वाले वक्त में, आने वाले एपिसोड में हम किसी और टॉपिक पर जो है वो बात करेंगे। आखिरी बात यही है कि अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें,
ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में जो औरतें हैं वो कोई कमतर तबका नहीं है, उनका भी ख्याल रखें। मेजॉरिटी ऑफ जो है ना वो औरतें हैं वो हमारे देही इलाकों में रहती हैं, उनको भी अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक